सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है दिल्ली जैसा पंजाब, आप लाजवाब। आप लाजवाब मतलब आम आदमी पार्टी। 26 नवंबर 2012 को अस्तित्व में आया ये राजनीतिक दल इतने कम समय में ऐसी ऊंचाई को स्पर्श करेगा, ये किसी भी राजनीतिक पंडित ने नहीं सोचा था। तमाम राजनीतिक दलों ने भी अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में गठित पार्टी को कभी गंभीरता से लेने की कोशिश शुरुआती दिनों में नहीं की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से राजनीतिक ऊंचाइयों को स्पर्श करने का सिलसिला बना रखा है वो अपने आप में कमाल का है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, तमाम राजनीतिक दल अस्तित्व में आते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ये चलता है, पर जिस प्रकार की सफलता आम आदमी पार्टी हासिल करती है ऐसा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला। कल की महज एक शहर की पार्टी 10 साल से भी कम समय में अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने का दर्जा प्राप्त करने जा रही है। देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी एक राज्य से अधिक राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। भगवंत मान ने आज पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भगवंत मान का शपथ लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आना। 117 सीटें हैं कुल जमा पंजाब में और आम आदमी पार्टी उसमें 92 सीटों पर काबिज है। ठीक वैसे ही जैसे 70 सीटें होती हैं दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा में एक बार 67 सीटें और उसके बाद 5 साल बाद होने वाले चुनाव में 62 सीटें। कौन कहता है एंटी इनकम्बेंसी बड़ी प्रभावी होती है? आम आदमी पार्टी की सफलताएं, उसका संगठन चौंका रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब देश के तमाम पुराने राजनीतिक दल अपनी जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं, उनके पास इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, लंबी राजनीतिक विरासत है, संगठन का भरा पूरा मामला है, पर इसके बावजूद भी वह अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं। भाजपा की जो आंधी चल रही है उसमें बड़े बड़े दरख्त उखड़ रहे हैं। उन सबके बीच में क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे अपने आप को इस कदर स्थापित करता जा रहा है? जिस दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, उसी देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी छू पाने में लगातार नाकाम हो रही है। अब बात करें पंजाब के संदर्भ में, तो पंजाब में भी दृश्य चौंकाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ लेकर चमत्कार करने की कोशिश में थी। अमरिंदर सिंह एक सीट नहीं जीत पाए। अमरिंदर सिंह जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वह खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। आपका ऐसा तूफान चला। तो आज हमारी बातचीत इसी पर केंद्रित है, समझने की कोशिश की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से अपने आप को जोड़ा है कि जब जनता आप पर भरोसा करती है तो फिर किसी को नहीं देखती है। तो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा के कई पहलुओं पर दृष्टि डालेंगे और हमारे को बताने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इसके पीछे है। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र शम मूलम च वैभवम न्याय मूलम सुराज्यम स्यात् संग मूलम महाबलम। अर्थात शक्ति स्वतंत्रता की जड़ है, मेहनत धन दौलत की जड़ है, न्याय स्वराज्य का मूल होता है और संगठन महाशक्ति की जड़ है। संस्कृत का यह सुभाषित जो हमें मिला वो हम सबके पास में है। विचार भी कर सकते हैं, लेकिन इसे अमल में लाने की कोशिश क्या आम आदमी पार्टी कर रही है? बाकी राजनीतिक दल इसे भूल बैठे हैं? इस पर हम विचार कर और इसी के आलोक में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में आनंद माधव जी हैं जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। घरेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं जिनकी पार्टी पर आज हम बात करने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इन सब के बीच में अपनी स्वतंत्र दृष्टि साझा करने के लिए देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम प्रेम कुमार जी से करते हैं। आम आदमी पार्टी की सफलताएं जितनी चौंकाती है उतना ही इस पार्टी के प्रति अन्य राजनीतिक दलों का विरोध भी आपने देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आम आदमी पार्टी को वो स्थान या सम्मान देने की कोशिश नहीं की जो एक राजनीतिक दल का स्वाभाविक रूप से हिस्सा होना चाहिए, हक होना चाहिए। बल्कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को दबे छुपे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता देश के लिए खतरा तक बता देने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पुराने साथी कुमार विश्वास ने एक बयान भर दिया तो उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा तक हासिल हो गई। इस प्रकार का भाव
अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में है। एक कुमार विश्वास का कहा ज्यादा मायने रखा वनस्पत एक राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हुआ शख्स। इन सब के बीच में भले ही राजनीतिक दलों का भरोसा आम आदमी पार्टी के प्रति ना हो, पर जनता जब भरोसा करती है तो किस कदर करती है, ये सबको चौंका देता है। आपकी टिप्पणी प्रेम कुमार जी, आपकी सफलता पर और आपके भविष्य पर। जी डॉक्टर हिमांशु जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इसमें यह देखना पड़ेगा, मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी ने एक अलग किस्म की सियासत का तरीका पकड़ा है जी, और वो सियासत अभी प्रचलित जो सियासत है जिसमें दूसरे की आलोचना उसका मुख्य आधार है, उससे अलग है जी। ये जनता हम देख रहे हैं लगातार सिर्फ आलोचना और नेगेटिव जो चीज है उनको पसंद नहीं कर रही है, खारिज कर रही, जहां भी मौका मिल रहा है जी। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ने नेगेटिव कैंपेन किया ममता बनर्जी के खिलाफ, तो सक्सेसफुल नहीं रही जी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं नहीं दूंगा चूंकि यहाँ सफलता है, लेकिन नेगेटिव प्रचार का नुकसान बीजेपी को हुआ है जी। और समाजवादी पार्टी ने भी कहीं कहीं नेगेटिव प्रचार ही किया कि उसको अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली जी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक लाइन जो शुरू में पकड़ी, एक सीख जो ली, वो ये कि नरेंद्र मोदी जी को छोड़ देना है। उनको वो हमारा प्रमुख दुश्मन नहीं है, वो हम राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है, उस समय तक अभी तक नहीं है, तो हम नरेंद्र मोदी जी की आलोचना नहीं करेंगे और फिर बीजेपी को सीधे टारगेट पर नहीं लेंगे। इसके अलावा विकास की बात जो उसकी यूएसपी है उसको हम सामने रखेंगे। तो विकास की यूएसपी बीजेपी भी दिखाती और बताती है, लेकिन वहां पर तुलनात्मक रूप में नकारात्मक प्रचार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन पंजाब में बीजेपी इनके सामने नहीं थी, कांग्रेस थी और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती जो इस चुनाव में की वो ये कि अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी मान लिया, इसके लिए चिट्ठी लिख दी केंद्र सरकार को। यह वही गलती है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को पेंट करने के लिए उसका एक कैंपेन चलता है, हालांकि एक किसी खास चुनाव से उसका ताल्लुक नहीं होता, वो पूरे देश का एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को इस पंजाब की जनता ने कतई नहीं माना कि आतंकवादी हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल, और बल्कि उनके स्वीट आतंकवादी होने की बात का वेलकम किया। यह जनता का स्वभाव है, जनता नकारात्मक प्रचार को दरकिनार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने इस नब्ज को पकड़ा है। इस नब्ज को जितनी जल्दी हो दूसरी पार्टियां भी नकारात्मक कैंपेन को छोड़ करके पॉजिटिव कैंपेन पर आएंगी, तो केवल विरोध अब नहीं है, आपको रोड मैप भी लेकर के आना है। आम आदमी पार्टी रोड मैप लेकर के आई पंजाब में कि हम दिल्ली वाला मॉडल लेके आएंगे, एक रोड मैप आया। चुनौती भी है, पंजाब को नशा मुक्त करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता पूछेगी 5 साल बाद। अगर इस बात को जनता पकड़ लिया जाता है, आम आदमी पार्टी ने इसको पकड़ लिया और ये काम कर दिखाया, तो ये पॉजिटिविटी उसको स्थायी भाव में वहां सियासत के लिए आधार बना देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कई सारी चीजें प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैं वापस आऊंगा, एक शुरुआती कमेंट मुझे आपसे लेना था। मैं जानना चाहता हूं आनंद माधव जी के पास में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ पता नहीं कौन से जन्म का हिसाब चुकता करना तय किया है। दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी। जब आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार लिया है तो कांग्रेस की एक भी सीट न होने तक का आंकड़ा दिल्ली विधानसभा में दिख रहा है। और अब बड़े स्तर पर देश में ये चर्चा चल निकली है कि कांग्रेस जिस तेजी से अपनी जमीन खो रही है, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह आने वाले समय में ले लेगी? कितना डर रहे हैं आनंद माधव जी आप इस बात से, इस चर्चा से, और क्या आप कुछ सीखने के लिए तैयार हैं आपकी सफलता से? 2 सवाल आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने कुछ गलतियां की पंजाब में, जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और उस पर हम लोग आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, और हम फिर दोबारा आएंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। और दूसरी बात, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है,
तो उनको बधाई है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे लोगों के बीच जो भ्रम फैलाया है, तो हम लोगों को आने वाले समय में देखना पड़ेगा कुछ दिन तक रुक के कि जो जो वादे इन्होंने किए उसमें से कितनी चीजें ये पूरा कर रहे हैं। जनता ने निश्चित रूप से इसको विकल्प में पंजाब में चुना, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में चुनेंगे। हम दूसरी जगह बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, आने वाले चुनाव में भी उसका नतीजा भी आपके सामने में आएगा। और एक बात और भी है, अगर आप ये विकल्प की बात जहां सोच रहे हैं, जिधर आपका इशारा है, तो आप ये भी देखेंगे कि जो विधानसभा में जो मत आते हैं और लोकसभा में जो आते हैं, दोनों में बहुत का फर्क रहता है। ये कहीं का भी उदाहरण ले सकते हैं। अब इसमें अब जैसे मान लीजिए, अब आगे अगर आप बढ़ के देखते हैं इस बात को, तो और आम आदमी पार्टी ने इसी 5 राज्यों में और कई जगह से चुनाव लड़ा जी। वहां उनकी क्या स्थिति है ये भी आपसे या किसी भी लोगों से छिपी हुई नहीं है। हाँ, पंजाब के बारे में जो चीजें हुई वो हम सब लोग देख रहे हैं, और हम यहाँ पे हम निश्चित रूप से विफल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे यहाँ से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब गए थे, जो हमारे सीनियर लीडर थे यहाँ पे, उनको उन्होंने बनाया था कि ये तुरुप का इक्का, वो भी समझ में आ गया कि वो एक भी सीट वो लाने के लायक नहीं थे। तो ये भी देखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये राजनीति है, और हम लोग घोड़े की सवारी जो करता है वही गिरता है, फिर उस पर चढ़ता है। तो ठीक है, इस बार हम मैं थोड़ा गंभीर बातचीत के हिमायती हूँ इस चर्चा के अंदर, आनंद माधव जी, और आपसे बड़ी उम्मीद के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। मामला इस बात का नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत लिया, कांग्रेस की गलतियां थी इसलिए आम आदमी पार्टी जीत गई। क्या इस सत्य को अस्वीकार कर ले हम? क्या पंजाब की राजनीति में मुकाबला करने के लिए 2 ही राजनीतिक दल मैदान में थे? इतने बड़े बड़े चेहरे थे, इतने बड़े बड़े नाम थे, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी। शिरोमणि अकाली दल कब से राजनीति में सक्रिय है, कितनी बार पंजाब में सरकार रही है, लोगों ने आपको ही खारिज नहीं किया, अर्थात आपकी पार्टी को, उन्होंने अकाली दल को भी खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नामचीन चेहरे का साथ भी उसने लिया, तो भी जनता के स्तर पर भाजपा को कोई स्वीकार्यता नहीं मिली। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दल और भी हैं जो समय समय पर सक्रिय रहे हैं। इन सबको खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है साहब, 92 सीटें जीती हैं। क्या आपको वाकई नहीं लगता है इसे कुछ गंभीरता से विवेचन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और इसके संदर्भ में अपने मत को थोड़ा और विस्तार देने की जरूरत है? आनंद माधव जी, आप तो बहुत कुशाग्र व्यक्ति हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा आपसे उम्मीद हमारी ज्यादा है। जी जी हिमांशु जी, धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि प्रेम जी ने जो अपनी बातें कही उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को सोचना भी है और देखना भी है कि जनता एक नयापन सोच रही है। जो नेगेटिव कैंपेनिंग हुई है जी, उस नेगेटिव कैंपेन का जो बैकफायर हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा आपने भी देखा, खास करके कांग्रेस पार्टी में जो हम लोगों के बीच जो बातें रही, वो उसके कारण भी हम लोगों को बैकफायर किया। दूसरी बात यह है कि हमें जो खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कार्यकाल रहा, उसमें ठीक है, उन्होंने भी ऐसा नहीं कि सब काम उन्होंने गलत ही किया, कुछ काम उन्होंने बहुत बेहतर भी किया। यही कारण था कि उद्योग में पंजाब नंबर 1 में आया, शिक्षा के क्षेत्र में भी पंजाब नंबर 1 इसमें नंबर 1 आया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ लोगों के बीच में बातें आ गई थी, जिस तरह से उनके एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोगों ने देर कर दी। और देर करने के कारण और जो 111 दिन में हम लोगों को बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला, जिसका भी खामियाजा है। तो निश्चित रूप से भाई आपने तो पूरी कोशिश की, बहुत ईमानदारी से मेहनत की। इतना परिश्रम मैंने पूरे देश में कभी कांग्रेस को करते हुए नहीं देखा जितना परिश्रम आपने पंजाब में इस चुनाव के दौरान किया। इस बात के लिए किया कि भूले से भी जनता आप पे भरोसा न कर ले। ये बात तो अपनी जगह ठीक है, आपके सारे नेताओं ने ईमानदारी से कोई की, चन्नी जी ने की, नवजोत सिद्धू जी ने की, सुनील जाखड़ जी ने की, बंसल जी ने की, तिवारी जी ने की, मतलब हर एक ने अपनी आहुति दी। मेरा सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को खारिज करने का फैसला जनता ने लिया, ये यहां तक तो बात ठीक है, पर आम आदमी पार्टी को हवाले उसने अपना भविष्य किया। आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या कार्य पद्धति है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके चलते जनता का भरोसा नहीं बल्कि इस कदर भरोसा मतों की शक्ल में व्यक्त हुआ पंजाब में? और इससे पहले दिल्ली के संदर्भ में आप दृष्टि डालिए, 2015 के चुनाव में 70 में से 67 सीटें, 5 साल सरकार चलाने के बाद 70 में से 62 सीटें। किसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है? क्या वाकई खारिज कर देंगे आम आदमी पार्टी की सफलता को, या आप भी कुछ आकलन कर रहे हैं कि कुछ तो ये ऐसा कर रहे हैं जो जनता के साथ कनेक्ट होता है, जनता को भा रहा है और जनता का भरोसा जीत पा रहा है?
अरे हम लोग इसके लिए हम लोग आत्मविश्लेषण कर रहे हैं और चिंतन भी कर रहे हैं और सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण कि ये नतीजा आया। जी और इसने जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमें ही नहीं बाकी लोगों को भी यहाँ पे सिरे से खारिज कर दिया। जी एक तो जैसे कि प्रेम जी ने कहा कि जनता एक कुछ नयापन ढूंढ रही है। जी दूसरा ये भी बात है कि वो नेगेटिव जो पॉलिटिक्स जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग भी शामिल हो गए थे जी उसको सिरे से नकार रही है। और तीसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हिमांशु जी वो ये है जी कि जैसे हम लोगों का कैंपेन भी काफी लेट शुरू हुआ और आपको शायद जानकारी होगी भी इस बात की कि आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन शुरू हुआ है वो काफी समय से यहाँ पे चल रहा है। जी और काफी समय से उनका जो है ना सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ना सिर्फ लोगों से मिलना ना अपनी बातों को रखना और एक मौका हमें दो इस बात को लोगों के बीच जाके कहना, ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 18 से 20 महीने तक उनका लगातार चल रहा था। तो उसका नतीजा उनको मिला और बेहतर मिला। तो जैसी मेहनत की उन्होंने उसका नतीजा मिला। आनंद माधव जी इसी नतीजे पर है। मुझे आना है घनेन जी आपके पास में, लेकिन एक बार बाकी राजनीतिक जल आपके संदर्भ में सोचते क्या है एक बार जान लेते हैं तो आपके पास आने में सहूलियत रहेगी मुझे। तो इसलिए मेरे साथ में मनोज यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। भाजपा ने तो मान लिया कि इस देश में कोई राजनीतिक दल अस्तित्व में रहेगा ही नहीं, उनका जैसा दिग्विजय का रथ चल रहा है। और आपकी बात सिरे से चढ़ती हुई भी दिख रही थी अभी तक। कांग्रेस किस हालत में है सामने है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कुल जमा 1 सीट जीती है, ये भी आपकी सफलता का परिचायक है। पर जो आपको बिल्कुल नहीं भाता है, जो आपको बिल्कुल नहीं सुहाता है, गांधी परिवार के बाद जो आपको सबसे ज्यादा खलता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। आपकी ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति के बावजूद भी जनता आपकी नाक के नीचे इतना पसंद आपको करती है, क्यों करती है मनोज जी? देखिए हिमांशु जी, अगर एक चुनाव को अगर हम लोग समग्रता से देखें, प्रेम कुमार जी का भी थोड़ा सा मैं बता दूं, कुछ प्रेम जी ने भी सवाल उठाए हैं, कुछ हमारे आनंद माधव जी ने भी सवाल उठाए हैं। अगर इस पूरे चुनाव को हम लोग देखें, 5 राज्यों के चुनाव में अगर समग्रता में हम लोग बात करें तो देखिए भारत की जनता ने स्पष्ट रूप से एक चीज को तो मान लिया है कि वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ वो नहीं खड़ी है। ये तो समग्रता से हमको विशेष रूप से 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिला। जहां तक प्रेम कुमार जी ने कहा कि नैरेटिव गढ़ने में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे रहती है, पश्चिम बंगाल में ये लोग हारे, प्रेम कुमार जी ये नहीं बताएंगे कि वहां पर कांग्रेस की क्या हालात थी, 0 पे आउट हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी के क्या हालात थी, 0 पे आउट हो गई। वहां पर बीजेपी 3 सीट से 70 सीट जीत करके आई। जहां तक आनंद माधव जी ने कहा कि देखिए हम भी इस ट्रैप में फंस गए थे, आनंद माधव जी की पार्टी का तो ये हाल हो गया है कि ये लोग, इनका सुपड़ा साफ हो गया 500 के 500 राज्यों में। और इनकी जो एक तरफ का इक्का इन्होंने बता के रखा था प्रियंका वाड्रा रूपी, वो लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो भी फेल हो गया। हाँ, बसपा से ये लोग एक कदम आगे जरूर निकले उत्तर प्रदेश में। बसपा की 1 सीट आई, इनकी 2 सीटें आई, तो निश्चित रूप से इन्होंने एक कदम जरूर ये लोग आगे बढ़े। अब बात आती है आम आदमी पार्टी की। देखिए आम आदमी पार्टी ने जो वहां मेहनत किया, जनता ने उनको जनादेश दिया, तो निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ में उनका स्वागत, आशीर्वाद दिया उनको, और जनता ही सर पर बैठाती है और जनता ही पैदल कर देती है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को जो वहां पर बहुमत मिला है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस केजरीवाल मॉडल की ये लोग बात करते हैं, जिस केजरीवाल मॉडल की ये लोग ढोल बजाते हैं कि पंजाब की जो आवाज है वो पूरे देश की आवाज है। इन्होंने कभी कुछ दिन पहले कैंपेन भी लॉन्च किया कि पंजाब की आवाज ही देश की आवाज है। इन्होंने क्या किया हिमांशु जी, ये उत्तर प्रदेश में ये लोग, गोवा में, उत्तराखंड के अंदर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। ये जमानत जब्त हो गई इन लोगों की। मैं तो ये कहता हूं कि आपको अगर जनता ने जनादेश दिया है, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो 13 करोड़ रुपए के आप लोग ऐड देंगे, और ऐड भी देंगे तो अंडमान निकोबार में ऐड देंगे, जनता के खून पसीने का ऐड देंगे। आपको अगर वहां भव्य स्वागत एक कार्यक्रम करना है, वो सेरेमनी करनी है, तो वहां जो गेहूं की फसल है उसको काट देंगे। ये इनका राष्ट्रवाद है क्या? ये खोखला राष्ट्रवाद है। और ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, वो दिल्ली में अभी तक नहीं लगे हैं। बसों में किस तरह से करप्शन हुआ, बस अभी तक डीटीसी बसें नहीं चली है। और जिस तरह से पानी आप पीने के लिए लोगों को खरीद करके पानी लाना पड़ता है, वो पानी ये लोग नहीं दे पाए। या गंगा जमुना कितनी गंदी है, किस तरह से मैली हो गई है, वो सबने देखा। इन्होंने कहा था क्वेटा बना देंगे, क्या बना देंगे, क्या बनाए। ऐसा ये कौन सा केजरीवाल मॉडल है? ये हो हल्ला क्लिनिक खोला इन्होंने। हो हल्ला क्लिनिक में कुत्ते रहते हैं, बैठते हैं, आवारा पशु वहां पर बैठते हैं। हो हल्ला क्लिनिक का क्या हाल था?
कोरोना काल के अंदर तो फ्री वैक्सीन मिल रही थी, उस पर भी इन्होंने ड्रामा किया। ऑक्सीजन तक ये लोग सप्लाई नहीं कर पाए। इन्होंने कितने हॉस्पिटल यहाँ दिल्ली में खोले। मनोज जी, मैं विनम्रता के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चुनाव खत्म हो गए साहब, अभी कोई वोटिंग नहीं होनी है, परिणाम आ गया, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो आपसे जानना ही चाहता हूं ये क्या दलीलें आप दे रहे हैं कि इन्होंने इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, इतना बुरा किया। जानने की बात यह है कि 2013 में विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटें मिली। ये केजरीवाल हैं, ये आम आदमी पार्टी है जिसने 2015 में जब चुनाव हुए तो 70 में से 67 सीटें जीतकर दिखाई, इतिहास रचा। ये वो केजरीवाल मॉडल है, ये आम आदमी पार्टी की वो सफलता है जिसके तहत 2020 में फिर दिल्ली में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन था, नरेंद्र मोदी का चमत्कार था, अमित शाह की रणनीति थी, जेपी नड्डा समेत तमाम राजनीतिक नेताओं की मेहनत थी। इसके बावजूद भी 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। आपसे जानने की बात है कि क्या आप इसे कतई गंभीरता से नहीं लेते? आप जो दलीलें दे रहे हैं तो क्या बताना चाहते हैं? दिल्ली के लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, ना समझ है राजधानी में बैठे हुए लोग जो ऐसी घटिया सरकार चलाने वालों के प्रति इतना जबरदस्त विश्वास व्यक्त करते हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपसे यह है कि देश में 8 साल सरकार चला लेने के बाद भी आप पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य, जिसके संदर्भ में आप सब बताते हैं बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, बड़ा मेहनती राज्य है, बड़ा संवेदनशील राज्य है, वहां पर अपना दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए आप। सारी मेहनत करने के बाद कुल जमा 2 सीटें, जितने उपहास के साथ आप प्रियंका गांधी का उल्लेख उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं, पंजाब की जनता ने आपको उसी हैसियत में व्यक्त किया है पंजाब के संदर्भ में। फिर भी क्या आप आदमी पार्टी की कार्यपद्धति को, उनके तौर तरीकों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं? क्या आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि समझने में चूक गए, आप जानने में चूक गए और नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी की कार्यपद्धति को कि आखिर इतना समर्थन उसे मिलता कैसे? मुझे थोड़ा समय दीजिए जी। देखिए, ऐसा है हिमांशु जी, जो भी आपने तथ्य गिनाए, जो आंकड़े गिनाए, जो चीजें बताई, वो सबके सामने, जनता के सामने। लेकिन आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल अलाई थी कि नहीं शिरोमणि अकाली दल की? तो नेचुरल अलाई होने के कारण हमेशा हमको उसी के साथ हमें को छोटा भाई के रूप में हमको गिना जाता था। हमने चूंकि गठबंधन धर्म को निभाया, वही हमारा गठबंधन छोड़ करके चले गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग पहली बार, भारतीय जनता पार्टी ने डेयरिंग एक फैसला लिया कि हम लोग पहली बार अपने बूते पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और हम लोग 65 सीटों पर लड़े। तो हम अगर वहां पर हमारा वोट शेयर बढ़ा, वो अलग विषय है कि हम लोग उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार कम से कम हिम्मत दिखाई, हमारा कैडर घर घर तक जाएगा। निश्चित रूप से देखिएगा, जो भी लाभार्थी योजना है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चालू की गई है, वो हम लोग घर घर तक लेके जाएंगे और हमारा कैडर वहां तक पहुंचाएगा। क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है, किसी परिवार विशेष की पार्टी नहीं है, ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर जाएगा जनता के बीच में। हम समीक्षा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी होगा, जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उस तरह से हमारा कैडर काम करेगा। आपने सारी बात कही, पर आम आदमी पार्टी की सफलता को लेकर कोई टिप्पणी की नहीं। अभी भी आपका मन उनकी सफलता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। विचार कीजिएगा, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में कि आखिर आम आदमी पार्टी को इतनी सफलता मिली कैसे। लेकिन घरेंद्र भारद्वाज जी के पास में आता हूं। घरेंद्र जी, लोग अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आपकी सफलता को, अभी भी भविष्य को लेकर तमाम राजनीतिक दल उम्मीद जाहिर नहीं कर पा रहे। कहां से समझना चाहते हैं, कितने दबाव में आप, इतनी अराजक किस्म की सोच रखने वाले आप लोग इस प्रकार की सफलता मैनेज कैसे करते हैं? भाजपा के संदर्भ में आरोप लगता था ईवीएम को मैनेज कर लेते हैं। आपकी पार्टी में भी पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, अभी तक कहीं से आवाज नहीं। आपसे जानना चाहता हूं, ईवीएम के संदर्भ में आपके पास भी कोई टेक्नोलॉजी आ गई क्या, जिसके चलते इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा आपका सफलता इस स्तर पर पहुंचना? देखिए हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, हम बहुत छोटे लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी सरकारें हैं, इनके प्रधानमंत्री हैं, किसी ने देश में 50 साल राज करा, किसी ने 20 साल, हमको बहुत छोटी सी पार्टी है, बहुत मामूली लोग हैं। और हम जब राजनीति में आए थे, हम राजनीति में कोई सरकार बनाने के लिए, हम तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए थे कि देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, यही सोच लेके आए थे, यही सोच लेके हमने आंदोलन करा था। इन लोगों ने ही, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वालों ने हमें चैलेंज करा, हमें इन्होंने कहा, चुनौती दी कि आप चुनाव लड़के दिखाओ, बातें तो बहुत करते हो, आंदोलन तो आपने अच्छा कर दिया, चुनाव लड़के दिखाओ। हमने चुनाव लड़ लिया। जब चुनाव लड़ा, पहली बार 15 साल की मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल
पहले आदमी थे जो पहली बार जिंदगी का चुनाव लड़ रहे थे। 15 साल के उस समय के मुख्यमंत्री को उन्होंने हरा दिया। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने, ये देश के दिल्ली के आम आदमी की लड़ाई थी। और आज भी ये हुआ जो दिल्ली में हमने करा। दिल्ली में हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, दिल्ली के लोग चुनाव लड़ रहे थे, दिल्ली के लोगों ने चुनाव लड़ा। और जैसे आपने बताया अपनी पूरी रिपोर्ट में कि एक बार 70 में से 67 सीटें देके, एक बार 70 में से 62 सीटें देके, देश में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। और ये मैंडेट इसलिए मिला कि हमने लोगों को डिलीवर करा। अरविंद केजरीवाल वायदे नहीं करते, अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था कि फ्री करा, हमने कहा था दिल्ली में महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे, हमने यात्रा फ्री करी। हमने कहा था कि दिल्ली में हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हमने लगाए। हमने कहा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे, हमने करा। हमने कहा था दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे, हमने करा। हमने कहा था दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने बनाए। और आज दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, दिल्ली का हेल्थ केयर मॉडल आज देश की सरकारों के लिए नहीं, विदेशों की सरकारों के लिए भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आज कांग्रेस की सरकारों के मंत्री भी कहते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन में काम हुए, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को। मैं चाहता हूँ गणेश जी, जो आप इतनी प्रशस्ति पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ में भी सवाल है आपके संदर्भ में। वाकई आपने इतना अच्छा काम किया, आपकी दक्षता इतनी है, आपकी प्रभावशीलता इतनी है, आपकी सोच इतनी अच्छी है। दिल्ली के विधानसभा का चुनाव आप जीत लेते हैं, ठीक बात है, पर देश के संदर्भ में सवाल आया तो उसी दिल्ली की जनता ने आपको एक सीट के लायक नहीं समझा। क्या कुछ आप में गंभीरता की कमी है? कहां चूक जाते हैं देश के मुद्दे पर आप, जो दिल्ली की जनता एक मत से राज्य की जिम्मेदारी आपको दे देती है, जो अर्ध राज्य है जिसमें आधी जिम्मेदारियां हैं, वही जनता देश के संदर्भ में आपको एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं आत्ममंथन करते हैं, कहीं विचार करते हैं, कहां चूक है आपकी, कहां अगंभीर हैं आप, कहां जिम्मेदारियों का बोध आपको नहीं है, जिसके चलते जनता को लगता है अभी आप इस लायक नहीं हुए कि देश के संदर्भ में फैसला आपके हवाले किया जा सके। इस बात का कोई दबाव, इस बात का कोई चिंतन करने की उम्मीद आपसे कर सकते हैं, या आप भी कांग्रेस की तरह खारिज कर देना चाहते हैं, वो हमारी लड़ाई थी इसलिए हो गया, बाकी कुछ नहीं था? नहीं हिमांशु जी, सुन लीजिए, जब देश का चुनाव होता है तो लोग देश की परिस्थितियों को देखते हैं कि देश की परिस्थितियां क्या है, देश में कौन लोग चुनाव लड़ रहे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जब स्टेट का चुनाव होता है तो लोग देखते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पर इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि 2014 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने का चुनाव था। लोगों को या तो भारतीय जनता पार्टी चुननी थी या कांग्रेस चुननी थी। 2019 का भी चुनाव मोदी जी और राहुल गांधी के बीच का चुनाव था। लोगों को मोदी जी चुनने थे, राहुल गांधी चुनने थे, लोगों ने अपना फैसला लिया। लेकिन अब 2024 का जो चुनाव आएगा, हम पहली राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद जिसकी अपनी स्टेट के बाद दूसरी स्टेट में सरकार बनी है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। इस मैसेज को देश के लोग समझ रहे हैं, इस मैसेज को आपको भी समझना पड़ेगा। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट करा है। आज दिल्ली मॉडल को पंजाब के लोगों ने अपनाया है। और निश्चित तौर पर मैं हिमांशु जी आपके चैनल के माध्यम से पंजाब के लोगों को ये कहना चाहते, देश के लोगों को ये कहना चाहते कि दिल्ली में हमारे ऊपर बहुत रोक टोक थी। दिल्ली में हम सरकार होने के बाद भी काम नहीं कर पाते थे। केंद्र की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी चीजों को रोकते थे। लेकिन पंजाब हमें पहला पूर्ण राज्य मिला है और निश्चित तौर पर पंजाब में हम इतना काम करेंगे कि 2024 में पंजाब मॉडल पूरे देश का मॉडल होगा। पंजाब मॉडल पे देश के लोग वोट करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमने जो अपने वायदे मैनिफेस्टो में और दिल्ली मॉडल को भूल पंजाब मॉडल को मिसाल बनाकर देश के बीच में जाएंगे। घनेन्द्र भारद्वाज जी ये बता रहे हैं दिल्ली में काम करने में रोक टोक बहुत थी, पंजाब में बताते हैं काम कैसा होगा। ये दावा है घनेन्द्र भारद्वाज जी का। मैं वापस आऊंगा गणेश जी, लेकिन प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और कुछ चीजों पर बात करना चाहता हूं आपसे। क्या आप मानते हैं कि वाकई आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इतनी मेहनत की थी इसीलिए इतनी सफलता मिल गई? आकलन दिया हमारे साथ में आनंद माधव जी ने कि 18 महीने से काम कर रहे थे इसलिए मामला बन गया, पर यह मेहनत तो उत्तराखंड में भी की जा रही थी और यह मेहनत गोवा में भी की जा रही थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। और उम्मीद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी उत्तराखंड में भी दिया और मुख्यमंत्री का प्रत्याशी गोवा में भी घोषित किया। क्या आप नहीं मानते प्रेम कुमार जी, दरअसल पंजाब में बाकी राजनीतिक जल अपना विश्वास, अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा जनता के बीच इस कदर खो चुके थे कि आम आदमी पार्टी को विकल्पहीनता का लाभ मिला। शिरोमणि अकाली दल नशा और अपनी बाकी करतूतों के चलते निशाने पर था जनता के।
जिस अमरिंदर सिंह के संदर्भ में इतनी नकारात्मकता थी, भाजपा उसके बूते पर अपनी नैया पार लगाने की कोशिश थी, गलती कर गई भाजपा। और कांग्रेस के संदर्भ में तो मैं लगातार शुरुआत से कह रहा हूं कि कांग्रेस ने तो पूरी ईमानदारी से कोशिश की, यार हम थक चुके हैं सरकार चलाते चलाते, अब हम आराम करना चाहते हैं। तो कोई था ही नहीं, इसलिए आप रह गई। अन्यथा आपकी मेहनत की अगर बात करें और जनता के भरोसे की बात करें तो फिर उत्तराखंड में कोई चमत्कार क्यों नहीं हुआ, गोवा में बात क्यों नहीं बनी? थोड़ा दृष्टि देंगे इस पर। जी हिमांशु जी, देखिए पंजाब में पिछली बार भी आम आदमी पार्टी के बारे में लोग अच्छी उम्मीद कर रहे थे जी, लेकिन वो सफलता सामने नहीं आ पाई थी जी। और लेकिन इस बार वो हो गया जो पिछली बार नहीं हुआ। और इसकी वजह अगर हम देखें तो पहले भी कभी इस विषय पर हमारी चर्चा हुई है, हमारी एक राय रही है, वो ये कि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस से लड़कर हुआ, भ्रष्टाचार आंदोलन उसकी पृष्ठभूमि थी और इसी वजह से जहां कहीं भी विकल्प बनना होता है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की नेचुरल उसका विकल्प के रूप में दिख जाती है। जी। आप देखेंगे बीजेपी के साथ मुकाबला करने में, उसको हरा पाने में आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड सही नहीं है जी। और अभी घनेन्द्र भारद्वाज जी भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम देखना ये जरूरी होगा, एमसीडी चुनाव है सामने और आमना सामना सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी का होगा जी। अगर आम आदमी पार्टी ने इस बार इस भ्रम को तोड़ दिया कि हम लोकसभा में तो चलिए राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी थे इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन अगर दिल्ली में एमसीडी में आप चुनाव लड़ लें और जीत लें तो वो भ्रम टूटेगा जी। अब विकल्पहीनता वाला जो आपका प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पंजाब के संदर्भ में। पंजाब में देखिए एक किसान आंदोलन चला जी और किसान आंदोलन के साथ आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी जी। कैप्टन अमरिंदर ने सबसे पहले थे, लेकिन चूंकि कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ जुड़ गए जो कि किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, तो उनकी भी लुटिया डूब गई, बीजेपी की तो डूबनी ही थी। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक तो कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी, दूसरा मैंने नेगेटिविटी की बात की वो कैंपेन, और तीसरा आम आदमी पार्टी का अप्रोच। और पहले से शिरोमणि अकाली दल जो कि इस किसान आंदोलन में बिल पास कराने में था और बाद में उसी मुद्दे पर अलग हुआ, तो वो विकल्पहीनता इसी मायने में है कि जनता ने शिरोमणि अकाली दल पर यकीन नहीं किया। जनता, चूंकि इन लोग गठबंधन में भी सरकार चला चुके हैं पहले भी, इनको हटा करके कांग्रेस आई थी और इस बार कांग्रेस को जनता पसंद करती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनसे बेहतर विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश किया। अपने आप को बेहतर विकल्प के तौर पर पेश किया, ये प्रेम कुमार जी कहना है। मैं आनंद माधव जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, क्योंकि उसी की रोशनी में मैं आनंद माधव जी से बात करूंगा। क्या आप भी बतौर पत्रकार महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए असल चुनौती अब शुरू हुई है? भाजपा को जो स्थान कांग्रेस को हटाकर लेना था वो तो भाजपा ने ले ही लिया, पर कांग्रेस को अप्रासंगिक करने का जो सपना नरेंद्र मोदी का था, क्या आम आदमी पार्टी का विस्तार, आम आदमी पार्टी का ये ऊंचाइयों को छूने का सिलसिला शुरू होना दरअसल कांग्रेस के पराभव का असल सिलसिला शुरू होना है? क्या कांग्रेस के लिए वास्तविक चुनौती अब आई है? क्योंकि सत्ता में तो कांग्रेस है ही नहीं, मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भी अब उसकी हैसियत सवालों के घेरे में है। डॉक्टर हिमांशु जी, देखिए आज भी कांग्रेस के पास 700 से ज्यादा एमएलए पूरे देश में हैं जी, और कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी भी आज भी शून्य है, 4 है, 5 है, ऐसे हैं। मूलतः बीजेपी का भी देखें तो 6-7 राज्य में लगभग अगर 1550 के करीब उनके विधायक हैं तो 67-68% सिर्फ 5-6 राज्यों से हैं। तो ये तुलना इसलिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी संगठनात्मक रूप से अभी पूरे देश में उस तरीके से जड़ें नहीं फैला सकी हैं कि कांग्रेस का विकल्प पूरे देश में बन सके। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं ये कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है जी। कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है कि वो आम आदमी पार्टी को अपना विकल्प बनने से रोके।
तो कुल मिलाकर प्रेम कुमार जी कहीं ना कहीं स्वीकार रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक खतरे के तौर पर तो उभर आई है, एक चुनौती के तौर पर उभर आई है। मैं जाना चाहता हूं आनंद माधव जी के पास में, लेकिन घनेंद्र जी कुछ हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। एक बार संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप लेते हैं और फिर आनंद जी से बात करते हैं। जी घनेंद्र जी। देखिए, मैंने हिमांशु जी सिर्फ उस बात पे आपको इंटरव्यू करना था कि गोवा के अंदर हम चुनाव लड़े, गोवा के अंदर 2 विधायक हमारे जीते हैं और 14% से ज्यादा वोट हमें मिले हैं। एक जो निर्दलीय विधायक था जिसको आम आदमी पार्टी ने समर्थन करा था, वो भी चुनाव जीता है। तो निश्चित तौर पर गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग तरीके की है, और लेकिन हम उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि 5 साल हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जो भी ताकत है, जो भी हैसियत है, जो प्यार, जो समर्थन, जो आशीर्वाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा के लोगों ने दिया, हम उसके कर्जदार हैं। हम ऐसा नहीं कि हमारी कमिटमेंट उत्तर प्रदेश या गोवा या उत्तराखंड के लिए कम हो जाएगी। अगले 5 साल हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। निश्चित रूप से आप करेंगे। आप कौन से पंजाब और दिल्ली की राजनीति करने के लिए घनेंद्र जी? तो ये तो बात तय ही है कि अभी आप यहीं क्यों करेंगे, आप तो हरियाणा में भी करेंगे, हिमाचल में भी करेंगे, जहां मौका लगेगा वहां करेंगे। लेकिन आनंद माधव जी से जानना है कि उनकी पार्टी क्या करेगी। आनंद जी, सवाल यह है कि आदमी ठोकर खाता है, संभलता है, सबक लेता है और उस अनुसार अपने कदम आगे ऐसे उठाता है कि दोबारा लड़खड़ाए नहीं। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ऐसा महसूस करते हैं। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन के तहत चमके तो उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर यह मान लिया था कि या तो नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में या मैं हूं, और उसके कारण से वह बेइज्जत भी हुए। बनारस भी लड़ने के लिए गए थे, बुरी तरीके से हार कर लौटे। लेकिन समय के साथ उन्होंने सबक लिया। अब वो मोदी जी को लेकर कोई बातचीत नहीं करते, वो मोदी जी को निशाने पर नहीं लेते। अपने एजेंडे से उन्होंने केंद्र से लड़ना भी बंद कर दिया, तरीकों को बदल लिया। लेकिन आपके नेता और आपकी पार्टी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जिस लाइन पर 2014 में थे, 2022 तक उसी पर हैं, लगातार घटते जा रहे हैं, छटते जा रहे हैं। आपसे जानना यह है, 125 साल से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसके पास इतना दीर्घकालिक अनुभव है, इतने अनुभवी नेताओं की फौज है, वो कोई सबक लेने के लिए तैयार नहीं। और जिनके पास में वस्तुतः राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं था, वो भी समझ जा रहे हैं। थोड़ा इस पर कोई दृष्टि देंगे आप? क्या जिद है ऐसी अपने घर में आग लगाने की? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सबक लेने के लिए तैयार हैं। सबक ले रहे हैं और उससे सीख के हम लोग आगे भी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जी। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 40% महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जी। और जिसके कारण जो है आप जानते हैं कि चूंकि हमारे देश का वातावरण अभी उस ढंग का नहीं है कि हमारी महिलाएं ढंग से चुनाव लड़ सकें, तो उसका नतीजा सबको सामने में है और हमारा जो वोट प्रतिशत घटा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हम लोगों ने दिल में जगह बनाई है और ये इसका फैलाव होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ठीक है चुनाव हार गए, ठीक है चुनाव हारना अलग बात है, लेकिन दिल में जगह बनाई है। मैं विनम्रता पूर्वक बीच में रोकता हूं आनंद माधव जी, आप अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो मीटर कौन सा है, वो कौन सा मापदंड होता है, वो कौन सी मशीन होती है जिससे पता चलता है कि वोट भले नहीं मिला है पर दिल में जगह बन गई है? वो नुस्खा कौन सा है जिसमें आप यहां पे कह रहे हैं कि देखिए वोट भले ही नहीं मिला पर दिल में जगह मिली? और दिल में भी जगह ऐसी बनी कि 398 सीटों पर चुनाव लड़े और 387 सीटों पर जमानत जब्त करा लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेहरू जी इंदिरा जी की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है और वोटों के तौर पे क्या पा रही है? 800, 1200, 1500। कहीं कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं है कांग्रेस इसी होने के नाते आप तमाम नेताओं को कि कहां थे आप और कहां पहुंच जाना चाह रहे हैं? अभी भी आप 40% के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आनंद माधव जी, अगर वाकई दिल जीतने वाला फैसला था, पंजाब में क्यों नहीं दिए थे जहां पे सरकार थी? उत्तराखंड में क्यों नहीं दिए थे जहां पर वाकई आप गंभीर तौर पर मौजूद थे? गोवा में क्यों नहीं दिए थे 40% अगर वाकई आप गंभीर थे? क्या आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोग समझ गए? आप मखौल कर रहे हैं आधी आबादी के साथ, आप उपहास कर रहे हैं आधी आबादी का, इसलिए लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए क्योंकि आपको पता था सीटें जीतनी नहीं है, इसलिए कुल मिला के ताली बजवाने के लिए इन लोगों को टिकट दे दो। थोड़ा कड़वा आकलन है, लेकिन आपसे एक ईमानदार बातचीत की उम्मीद है इसलिए कह लिया। कहेंगे?
तफरका इसलिए रखता हूं कि देखिए, एक तो पहले सब जगह की परिस्थितियां अलग अलग है, ये भी आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग इस बार जो लड़ने के लिए चुनाव गए थे, तो ये मन बना के गए थे कि ठीक है हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने में भूमिका हमारी रहेगी, इतना दिमाग में जरूर था हम लोगों की ये बात। इसलिए हमने उन्हें वहां पे चैलेंजेस भी लिया, और जिस ढंग से आपने देखा कि भीड़ और लोग आए हमारे पास, और अब भी आएंगे, अभी भी आगे भी आएंगे। रही बात हमारे आपके प्रवक्ता महोदय, हमारे भाई मुस्कुरा रहे हैं बहुत, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इनको तो उम्मीदवार यहाँ नहीं मिल रहा था पंजाब में जी, और हमारे दल के कई लोग गए हैं, इसको भी आपको जानकारी है जी। तो रही जहां तक कांग्रेस मुक्त की बात अगर लोग करते हैं, तो इसके शशि थरूर जी का ट्वीट हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस युक्त भारत का निर्माण हर जगह हो रहा है, क्योंकि सारे कांग्रेसी लोग जा रहे हैं, और यहाँ हमारे यहाँ जब थे तब तक भ्रष्ट थे, और वहां जाते ही उन गंगोत्री से जो है वो पार हो गए, और अब जाके वहां पे बिल्कुल साफ सुथरा जो है ईमानदार व्यक्ति हो गए। तो ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। जनता ने जो उम्मीदवार थे उनको भी नकारा, लेकिन वही व्यक्ति जब दूसरे पार्टी में जाके वहां पे गए, जैसे पंजाब में हुआ, कई लोग गए हैं, आपको भी जानकारी इसकी, हम सब लोगों को जानकारी इस बात की है, और उन लोगों को यहाँ पे मत मिला और वो लोग जीत के आए। तो यहाँ पे एक विकल्प के रूप में देखा गया आम आदमी पार्टी को, और क्यों देखा गया इसका प्रेम जी ने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया, और जिसका हमको नतीजा आया। आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जब व्यक्ति हमारे यहाँ तो चुनाव लड़ रहा है तो वोट नहीं पा रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है तो वोट पा रहा है। तो क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि अब आपकी पार्टी के नेताओं के लिए आपकी पार्टी एक बोझ बन गई है? इसलिए इस बोझ से छुटकारा पहनना आप में से हर नेता की कोशिश हो गई है, दूसरी जगह पे आप अपनी जड़ें लगाई जाएं, क्योंकि अब यहां पर बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इस पर भी कोई चिंता नहीं है? हाल में अभी लेटेस्ट है एग्जाम्पल, हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी भी जो है वो टीएमसी से लड़ने जा रहे हैं पटना की जगह, क्योंकि ऐसा है ना कि लोग सत्ता सुख से ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते जी, यही कारण है। हमें उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, हमारे मनोज भाई जो है बहुत वंशवाद की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ जितने वंश के जो नामी गिरामी राजा महाराजा के लोग थे, वो सब जो है इनके यहाँ जाके डेरा बसा चुके हैं। तो किस तरह की वंशवाद की बात करते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन वंशवाद की कैसी बात करते हैं, इस पहले कि मैं मनोज यादव जी के पास ही रुक कर लेता हूं। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के संदर्भ में मनोज यादव जी आप हमें कोट कर रहे थे, बताया गया 2014 में मैंने सांसदों के बेटों को टिकट नहीं मिलने दी। ये पंकज सिंह का नाम है मनोज यादव जी, किसके बेटे हैं, उनके पिताजी क्या हैं, लोगों की जानने में दिलचस्पी है। कुछ कहेंगे? आपके कहने और करने में इतना अंतर क्यों हो जाता है? नहीं, मैं आपको सारी चीजों का बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस, मैं पंकज सिंह का बड़े विस्तार से आपको बताऊं जी। देखिए, पहला विषय तो यह कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है जी। हिमांशु जी, सोनिया गांधी जी ने एआईसीसी में सीडब्ल्यूसी कैंप का बैठक चल रहा है लगातार कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो सोनिया गांधी से चर्चा की जी कि मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या इस्तीफा दे दे। तो सोनिया गांधी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप पद पे बने रहिए, आपका बेटा और बेटी बने रहेंगे। तो सोनिया गांधी ने फिर सोनिया गांधी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने पद पर बनी रहूंगी, चिंता मत कीजिए, मैं पद पे बनी रहूंगी। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्या चल रहा है? परिवार बचाओ आंदोलन चल रहा है। ये परिवार बचाओ आंदोलन चल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी बनकर के रहेगी, ये सबकी पार्टी नहीं है, ये घर की पार्टी बनकर के। ये कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इनकी पार्टी को छोड़ कर करके क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? जिस तरह से धृतराष्ट्र ने अंदर मतलब दुर्योधन के मुंह के अंदर कुक्षेत्र करा दिया था, इसी तरह कांग्रेस की हालत हो गई है। अब ये क्यों सिमटती जा रही है? भाई इन्होंने क्या, इनकी एक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है? मैं आता हूं आपके पास जी मनोज जी। कांग्रेस पार्टी में 1998 से जी 1998 से एक अध्यक्ष है, केवल राहुल गांधी जी को कुछ समय के लिए लेके आ रहे, वही एक परिवार पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रहा है। तो जनता जानती है, देखिए जनता बहुत समझदार है। वंशवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के साथ ज्यादा दिन खड़ी नहीं रहने वाली है। जहां तक आपने पंकज सिंह का सवाल पूछा, देखिए पंकज सिंह का आपको मैं बताता हूँ, पंकज सिंह जी सारे हमारे दायित्व पर रहे। वो जनरल सेक्रेटरी रहे, पार्टी के युवा मोर्चा में काम किया। उसके बाद में उनकी टिकट हुई, और टिकट भी बहुत बाद में हुआ है, बहुत जल्दबाजी में नहीं हुआ है। ये नहीं कि बेटा अयोग्य है, बेटा अक्षम है, बेटा एकदम मतलब जिसको बोले निकम्मा नकारा है, फिर भी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं आज आपके टीवी चैनल पर दावे में कहता हूं, 10 साल बाद एक क्लिप मेरा निकाल लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का 10 या 15 साल के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? रॉबर्ट वाड्रे का बेटा या बेटी,
ये होने वाला है। तो इसको कहते हैं वंशवाद। एक ही परिवार का व्यक्ति, अब देखिए जैसे मैं एसपी का उदाहरण देता हूँ, समाजवादी पार्टी का सत्ता किसको मिली, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया, अखिलेश यादव को बनाया। तो ये वंशवाद किसको कहते हैं, परिवारवाद किसे कहते हैं। पंकज सिंह को अपनी मेहनत के बल पर मिला, अनुराग ठाकुर जी भी हैं, अनुराग ठाकुर जी ने मेहनत किया संगठन में, युवा मोर्चा हमारे आपके यहाँ पर अगर पिता के होते हुए बेटों को टिकट मिले तो ये योग्यता का सम्मान है, और कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत या अन्य किसी राजनीतिक दल के अंतर्गत व्यक्ति प्रत्याशी बने और जनता के समर्थन से जीत कर आए तो ये परिवारवाद है। ये परिभाषा आपकी हो सकती है मनोज जी, लेकिन कुछ दलील में दम नहीं नजर आई। मैं वापस आनंद माधव जी का हस्तक्षेप लेना चाहता हूं और उसके बाद इस चर्चा को मनोज जी आपसे आगे बढ़ाना चाहता हूं आपके संदर्भ में। हमारे विषय के केंद्र में आज कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी, जिसकी सफलता चौंका रही है। लेकिन पहले आनंद माधव जी का हस्तक्षेप। मैं ये बताऊं तो कांग्रेस पार्टी की अकेली पार्टी है जहां की प्रजातांत्रिक प्रणाली से अध्यक्ष चुना जाता है, और अभी भी आप सब लोगों को जानकारी है कि अगस्त में चुनाव होना है, और जितने भी हमारे सम्मानित एआईसीसी के डेलीगेट हैं वो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं और वो लड़ सकते हैं चुनाव। अब आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कब चुनाव होके कोई अध्यक्ष बना। वहां तो दूसरे जो उनके जो आका है, गॉडफादर, वो वंशवाद की बात करते हैं, आरएसएस वो डिसाइड करता है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। आनंद माधव जी, सवाल इस बात का नहीं है कि अध्यक्ष कौन चुना जाता है, अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, अध्यक्ष के पद पर कौन आता है। महत्वपूर्ण यह है कि इस समय जनता का समर्थन कौन राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा पाता है। उदाहरण बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं कि इस समय पर समर्थन या तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है या आम आदमी पार्टी को, और घट आपकी पार्टी का रहा है। इसलिए सवालों के घेरे में आप हैं। आपको सोचना है कि कल की आई हुई पार्टी आज आपको चुनौती देकर आपकी दरी कैसे खींच दे रही है। लेकिन मैं मनोज यादव जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप वाकई इस बात को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं कि आम आदमी पार्टी का विस्तार देश में एक नई राजनीति की शुरुआत है जिस पर विचार करने की जरूरत है, या एक हादसे के तौर पर ही आप इसे देखते हैं कि काट की हांडी है, एक आध बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, बाकी कोई दम वम नहीं है। इस पर आपका नजरिया है, या आप आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं, विचार करने के लिए तैयार हैं उनके तरीकों पर, उनकी प्रणाली पर, और उसके अनुसार कदम उठाने पर विचार करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है। इसके अंदर ना तो कैडर है आम आदमी पार्टी के अंदर, और ना ही इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्थित ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक आंदोलन से उत्पन्न हुई पार्टी है, अन्ना हजारे के आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई ये पार्टी है। और इन्होंने तो ऐसे ऐसे बातें की कि आप बोलेंगे उन बातों को मत उठाए कि हम तो बस्ती की कसम खाते हैं साहब, हम राजनीति में नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। चलो ठीक है, कमोबेश ये लोग राजनीति में आ गए, लेकिन ये एक्सीडेंटली है। आप देखिए, मुझे बताइए कि इनकी पार्टी के अंदर जितने लोग थे, जितने इनके सलाहकार थे, सिपह सलाहकार थे, जो आंदोलन के गर्भ से पार्टी जब निकली, जिन्होंने सब लोगों ने, साथियों ने इनके साथ मिलकर काम किया, उनमें से बताइए कौन है? तो अरविंद केजरीवाल के आसपास कोई खड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए। मनीष तो सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, कितने नाम जानना चाहते हैं? इतने लोग तो है ना, दिखते नहीं आपको? आपको केवल प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास या योगेंद्र यादव भी क्यों देखना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है। ये पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब तक अरविंद केजरीवाल जब तक दिखा रहे हैं, दिखता रहेगा। जिस दिन तमाशा दिखाना बंद कर देगा, खत्म हो जाएगा। कैडर है नहीं इनके पास में, ना ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी की उस तरह से। और जो भी इनके पास में जो अच्छे लोग आते हैं उनको ये निपटान कर देते हैं, क्योंकि केजरीवाल ही दिखना चाहिए हमेशा, और कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो ये पार्टी का बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत राजनीतिक भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ठीक है कि पंजाब की जनता ने जनादेश दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। तो गणेश भारद्वाज जी, अभी पारिवारिक पार्टियों की बात हो रही थी, अब आप तो पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड है, बाकी में तो कम से कम परिवार था। आपके संदर्भ में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी का कहना है, आप तो उससे भी गए बीते हैं, कम से कम ये परिवार की पार्टियां थी, आप तो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, इसलिए कतई आपको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कोई ज़्यादा भविष्य आपका है नहीं, कैडर आपके पास में है नहीं, इतनी हिकारत की दृष्टि से आपको देखा जा रहा है। कितना शर्मिंदा हैं, 9 साल की मेहनत के बाद भी आपकी हैसियत ये आंकी जा रही है। हिमांशु जी, देखिए, मैं समझ सकता हूँ, दिल्ली के लोग समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा को, भारतीय जनता पार्टी के दुख को। 2015 का चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं लड़ रही थी। 2015 का चुनाव स्वयं अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ा था। और 2020 के चुनाव में अमित शाह, जो देश का सबसे ताकतवर आदमी था, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, घर घर पर्चे बांट रहा था, घर घर पर्चे। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, और इधर से सीए, एनआरसी, एनपीआर,
पूरे का पूरा चुनाव कम्युनल कर दिया और घर घर पर्चे बांटने के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के फिर भी दिल्ली के लोगों ने 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की छाती पे पांव रख के अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बातें बोल रहे हैं घरें जी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। हम भाषा के स्तर पर जितनी भी तलकी लाएं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पे कोई छाती पे पैर रखेगा? कैसी बातें कर रहे हैं हम भाषा के स्तर पे? मतलब आप सफलता के शिखर पर जा रहे हैं, भाषा के संदर्भ में एक मर्यादा तो रखिए। एक संस्कारित पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसा बोल देंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, देश के गृह मंत्री के लिए आप ऐसा बोलेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये व्यक्ति नहीं है, एक पद पर बैठे हुए लोग। आपसे एक शालीनता की उम्मीद करता हूं, विनम्र अनुरोध है मेरा, ये बाकी आपकी मर्जी। हिमांशु जी, अरविंद केजरीवाल जी के लिए कोई कुछ भी बोल देगा मैं सुन लूंगा। आप बताइए किसने बोला? हमारे कार्यक्रम में आपने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कोई अपशब्द का प्रयोग होते हुए देखा? और अगर कोई जना अशिष्टता कर दे तो घनेंद्र भारद्वाज जी भी उस स्तर पर उतर जाएंगे क्या? तो फिर आप में और बाकी में अंतर क्या रहेगा? लोग आपको इतनी उम्मीद के साथ चुन रहे हैं घनेंद्र जी, किस लिए चुन रहे हैं? क्योंकि आप औरों से अलग महसूस किए जा रहे हैं। आप अपनी उस अलग पहचान को भीड़ में क्यों मिलाना चाहते हैं? सुन लीजिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इस तरीके की बातें करी, फिर मैंने करी और मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 का चुनाव कोई भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की व्यक्तिगत हार थी। हमने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराया और यही पीड़ा, यही दुख, ये आज तक ये पचा नहीं पा रहे कि छोटी सी पार्टी, छोटे से लोग, ये आम आदमियों ने कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा दिया, वो दुख आज तक है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश के लोग हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दिल्ली के लोग हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमने काम करना है, हमने देश के लिए काम करना है, देश की सेवा करनी है और हमने देश को बाबा साहब अंबेडकर जी और शहीद आजम भगत सिंह का जो सपना था उसे पूरा करना है, उनका देश बनाना है जहां हर आदमी को अवसर मिले, गरीब की बात हो, मजदूर की बात हो, जहां हर आदमी के, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, उसे अच्छी शिक्षा की बात हो, समान शिक्षा की बात हो, समान अवसर की बात हो। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। घनेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा मौका है जिसमें वह देश की जनता को ये भरोसा दिला सके कि न केवल प्रदेश के संदर्भ में बल्कि देश के संदर्भ में भी उसे मौका मिलना चाहिए? क्या पंजाब में स्पष्ट बहुमत या प्रचंड बहुमत की सरकार बनना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी और जोखिम दोनों को नहीं बढ़ा देता है? देखा था आनंद माधव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले एक बार आनंद माधव जी का हस्तक्षेप ले लेते हैं। जी आनंद जी। मैं 30 सेकंड में, अभी 1.5 राज्य इनके अंदर है, तब तो इनका ये घमंड आपने देख लिया, इनका तंज आपने देख लिया। तो देश की जनता इस बात को समझती है और देश की जनता इनको बताएगी कि सच क्या है और सामने में क्या आने वाला है। थोड़ा सा इतरा रहे हैं तभी कोई बात नहीं। तो आनंद माधव जी ने अपना एक कटाक्ष जो है घनेंद्र भारद्वाज जी के लहजे के संदर्भ में कर दिया। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या पंजाब की जीत एक चुनौती और एक अवसर के रूप में आम आदमी पार्टी के पास, कि पंजाब में जो कहानी ये लिखेंगे, पंजाब में ये जो करके दिखाएंगे, वही इनका भविष्य तय करेगा कि ये देश की राजनीति के लायक हैं कि नहीं है? देखिए हिमांशु जी, तब तक तो हमें फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं है। वर्तमान में स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी चुनौती बनकर खड़ी है। हम ये देख रहे हैं कि सामने वाला जो चुनाव है गुजरात में और हिमाचल में, जो एकदम सामने है, ये यहाँ पर कांग्रेस अगर अपने आप को स्थापित कर पाती है और आम आदमी को बढ़ने से रोक सकती है, यानी बीजेपी के समांतर विकल्प कौन होगा, ये प्रश्न जो है आगे का भविष्य डिसाइड करेगा और काम तो करेगा। आप निश्चित रूप से जब 5 साल बाद अगर पंजाब कोई मॉडल सेट कर दे तो, या पंजाब में कुछ 2 साल में भी कुछ ऐसा काम करके दिखाए जिससे कि दूसरे प्रदेश में वो उदाहरण बने, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये साबित होने के लिए 5 साल इंतजार करना होगा। इस बीच जो राजनीतिक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है वो कांग्रेस की जो कमियां रही हैं, पंजाब जो उसने खोया है, और आगे अगर वो सतर्क नहीं होती है तो चूंकि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, इसलिए हर उस जगह पर जहां कांग्रेस कमजोर होगी आम आदमी पार्टी उसको रिप्लेस करने के लिए तत्पर है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आपके प्रेम कुमार जी, लेकिन इसे थोड़ा विस्तार देने की जरूरत है। 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं इसी साल में, एक हिमाचल में और दूसरा गुजरात में।
दोनों में ही मुकाबला आमने सामने का होता आया है, मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रति जैसा उत्साह जागा है, कांग्रेस को छोड़कर लोग आम आदमी पार्टी में अपना भविष्य ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसे में भाजपा के लिए रास्ता थोड़ा मुफीद होगा। गुजरात का और हिमाचल का त्रिकोणीय संघर्ष, सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा, कांग्रेस के लिए मुश्किल और ज्यादा, आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा विस्तार और भाजपा का सफर आसान। क्या कहते हैं डॉक्टर हिमांशु जी? देखिए, देखा यह गया है कि जनता चुनती है या रिजेक्ट करती है जी। या तो विकल्प यानी बाइपोलर इलेक्शन ज्यादा हो रहा है या उस रूप में ज्यादा हो रहा है। लगातार यही टेंडेंसी दिख रही है। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी को जनता एक्सेप्ट करेगी बीजेपी के मुकाबले, तो समझिए कांग्रेस को रिजेक्ट करेगी, ऐसा होगा। अगर कांग्रेस को एक्सेप्ट करेगी तो आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि गुजरात में पिछली बार भी सत्ता बदलते लेकिन आम आदमी पार्टी अब प्रासंगिक जरूर रहेगी। आम आदमी पार्टी गुजरात में क्या करेगी कब, ये अब चर्चा के केंद्र में रहेगा। आम आदमी पार्टी ने 10 साल से कम के राजनीतिक जीवन में इतनी ऊंचाई ले ली है, ये अपने आप में अचंभे से कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दल का सिकुड़ना और आम आदमी पार्टी का ये विस्तार अपने आप में अचंभा पैदा करता है। बहरहाल मेरे साथ में मनोज यादव जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार उनकी टिप्पणी लेते हैं। जी मनोज जी। देखिए हिमांशु जी, ऐसा है आपके इतने बड़े शो के ऊपर जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया कि छाती पर पैर रख करके हम आए और इनसे माफी नहीं मंगवा करके, मैं बार बार बोल रहा था कि इनसे माफी मंगवाई, आपने माफी नहीं मंगवाया। तो मैं ये आपत्ति दर्ज करता हूं आपके चैनल पर, विशेष करके आप प्रधान संपादक है, इस पर विशेष आपत्ति है मेरी कि आपने माफी उनसे नहीं मंगवाया और आप इसको गोल गोल घुमाते रहे चीजों को। तो विशेष आपत्ति माफ कीजिएगा मनोज जी, मैंने ना तो कोई गोल गोल घुमाया, मैंने स्पष्ट तौर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बाकी तो फैसला संबंधित व्यक्ति को लेना है, उसे माफी मांगनी है या देश की जनता इसके संदर्भ में उन्हें सबक दिखाएगी। आप इसके संदर्भ में मेरे पे सवाल करके क्या हासिल कर रहे हैं? भाई गणेंद्र भारद्वाज जी जो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, उन्हें तय करना है कि उनकी पार्टी को क्या आचरण करना है, उन्हें क्या भाषा का इस्तेमाल करना है। जहां तक रहा सवाल हमारा देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, देश के गृह मंत्री के संदर्भ में, यह भाषा अस्वीकार्य है, उनके बोलते ही मैंने व्यक्त किया। चैनल का नजरिया बहुत स्पष्ट, इसमें गोल वोल वाली कोई बात नहीं। आपके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं तो आप मेरे पास इसको लेकर सवाल करें, कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद मुझे नहीं। विनम्रतापूर्वक, महत्वपूर्ण बात यह है हम इस कार्यक्रम को अगर संभाल। जी गणेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों प्रवक्ता को कह रहा हूं कि माफी आप लोगों को मांगनी चाहिए देश के नौजवानों से। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल हम नौजवानों को देंगे, क्या हुआ? आपने कहा था हमारी सरकार आएगी, महिलाओं के लिए अपराध, महिलाओं से अपराध कम होंगे। गणेश जी, आप थोड़ा विषय से भ्रमित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि क्या राजनीति में एक भाषा का स्तर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बहुत विनम्रतापूर्वक कहूंगा फिर से कि आपको स्वयं ही विचार करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन, जितनी जिम्मेदारी के साथ में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री चुना, ठीक वैसे ही इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने चुना। वो हम सबके नेता हैं, उनके प्रति अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह हैं, उनके संदर्भ में अशालीन शब्दों का प्रयोग अस्वीकार है। आप इसके संदर्भ में खेद व्यक्त करें, आपका बड़प्पन, आप नहीं करना चाहें, जनता फैसला करे आपके संदर्भ में और आपकी पार्टी के संदर्भ में। पर जहां तक इस विषय के संदर्भ में बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना इस शताब्दी की है। 26 नवंबर 2012 को अस्तित्व में आया आम आदमी पार्टी के रूप में नया राजनीतिक दल कम समय में ही सफलता की जो इबारत लिख रहा है, वह अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही है। लेकिन क्या यह इबारत बाकी राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है, एक मिसाल है? क्या आने वाले समय में अन्य राजनीतिक दल इससे सबक लेकर अपने कदमों में कोई परिवर्तन करेंगे? जानने में दिलचस्पी रहेगी कि आम आदमी पार्टी का पंजाब के संदर्भ में जो चमत्कारिक प्रदर्शन है वो आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी दिखेगा या महज यहीं पर आकर थम जाएगा। जानने में दिलचस्पी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर आम आदमी पार्टी की सफलता को समर्पित, जो ये कहता है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिगर मुरादाबादी ने जो ये शेर लिखा था वो आम आदमी पार्टी के संदर्भ में बड़ा सटीक है। एक आंदोलन से उपजा राजनीतिक दल जनता के विश्वास के साथ अपना विस्तार ले रहा है।
अपने आप में चौंकाने वाली घटना इसलिए है क्योंकि तमाम बड़े राजनीतिक दल इस दौरान सिकुड़ते हुए हम देख रहे हैं। विश्वास का संकट पैदा हुआ है राजनीतिक दलों के संदर्भ में। ऐसे में एक व्यक्ति और उसका द्वारा बनाया गया संगठन इस कदर विश्वास जीत पाने में अगर सफल हो रहा है तो वह निश्चित रूप से अचंभे का विषय है। क्या यह अचंभे का सिलसिला जारी रहेगा या थम जाएगा, जानने में दिलचस्पी रहेगी हमारी। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब अगली मुलाकात होगी होली के बाद, क्योंकि अब होली का समय है। तो चर्चा का अगला प्रसारण अगले सोमवार को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।